नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में रह रहे लोगों को लाने के लिए रेल मंत्री से अपील की है। सीएम के अनुरोध पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से इस संबंध में बातचीत हुई है। उन्होंने रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि दिल्ली से 40,000 के करीब उत्तराखंड के प्रवासी उत्तराखंड वापस आना चाहते हैं। रेल मंत्री ने विशेष अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा है कि राज्य सरकार अपना प्लान बनाकर देगी। मुझे ये बताते बड़ी खुशी हो रही है कि कल रात्रि मेरी केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी से बातचीत हुई और मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे 40,000 के करीब लोग दिल्ली में रह रहे हैं जो वापस उत्तराखंड अपने घर आना चाहते हैं, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने फैसला किया था कि 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर ही रेलें चलेंगी। तो मैंने उनसे विशेष आग्रह किया कि हमारा पर्वतीय राज्य है, हमारे पास इतनी लंबी दूरी की रेल लाइनें हमारे पास नहीं हैं और इसलिए हमारे लिए एक पर्वतीय राज्य होने के नाते आपका विशेष सहयोग उत्तराखंड को चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय पीयूष गोयल जी का कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, हमारी परिस्थितियों को समझा और उन्होंने कहा कि रावत जी, आपको जो रेल की आवश्यकता है, रेलगाड़ियों की आवश्यकता है, हम आपको देंगे। आप अपना प्लान बना करके और रेलवे बोर्ड को दे दीजिए। उत्तराखंड राज्य का एकमात्र प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्थान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों से डोईवाला में खुला था, जिसमें तमाम छात्र छात्राएं प्लास्टिक इंजीनियर बनने के लिए संस्था में पढ़ रहे थे। तो वहीं डोईवाला के प्रभारी अभिषेक राजवंश ने बताया कि वर्तमान समय में राज्य और बाहर प्रदेशों के छात्र छात्राएं संस्थान में पढ़ रहे हैं और तमाम आधुनिक तकनीक और मशीनों के माध्यम से छात्रों को पढ़ाकर उनका भविष्य लगातार उज्जवल किया जा रहा है। तो वहीं सीपेट में छात्र छात्राओं की रुचि बढ़ने से अब संस्थान को विस्तार दिया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार के सहयोग से भारत सरकार ने संस्थान से सटी प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्था को और ज्यादा बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। तो डोईवाला की तस्वीरें, जहां पर सरकार से 6 एकड़ भूमि की मंजूरी मिल गई है, यानी कि ये जो इंस्टीट्यूट है उसे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। संस्थान को अपने आगे बढ़ने के लिए अपनी भूमि की आवश्यकता थी, क्योंकि वर्तमान स्थापित जो जगह है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं हो सकता था। तो संस्थान के बाजू में लगी हुई जो वन भूमि है उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है और निकट भविष्य में भी यहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखेंगे, जिसमें बहुत ही अत्यधिक सुविधाओं के साथ आप यहाँ पे जो हमारी बिल्डिंग बनेंगी और उसके अंदर जो मशीनें रखी जाएंगी, स्थापित की जाएंगी, वो बहुत ही अच्छी और वर्ल्ड क्लास लेवल की होंगी, जिसमें बच्चों को जब बच्चे अपनी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो वो एक अपने आप में गौरवान्वित महसूस करेंगे। और सिपेट का ये प्रयास है कि जो भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन ले उसको हमेशा से रोज़गार की प्राप्ति हो, ताकि वो अपने आजीविका अर्जन में सहयोग प्राप्त कर सके। और आगे मंगलौर कोतवाली में साइबर क्राइम का मामला सामने आया है, जिसमें मंगलौर क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन राशन डीलरों को फोन पर ब्लैकमेल करते हुए फोन किया गया कि तुम्हारे पास इतने राशन कार्ड हैं और तुम राशन की कालाबाजारी करते हो, इसलिए तुम्हारे अकाउंट में 25,000 रुपए डाल दो, नहीं तो तुम्हारा काला चिट्ठा खोल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, फोन करने वाले ने अपने आप को जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से बात करने की बात कही है। जब राशन डीलरों ने कहा कि आप हमारी दुकान पर आ जाओ और रुपए ले जाओ, तो उनसे कहा गया है कि तुम्हें रुपए उनके बैंक अकाउंट में ही डालने हैं और ब्लैकमेलर ने अपना अकाउंट नंबर भी दिया है। तो फिलहाल परेशान राशन डीलर इकट्ठा होकर एसएमआई मंगलौर के पास पहुंचे, जिसके बाद संबंधित मामले में एक तहरीर मंगलौर कोतवाली में दे दी गई है। तो राशन डीलरों से धोखाधड़ी की कोशिश लगातार की जा रही है। ब्लैकमेलर ने फोन पर डीलरों को धमकाया है और 25,000 रुपए की मांग की है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिनट पे मैं जैसा राशन बांट रहा था तो मेरे पे एक कॉल आई कि मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट बोल रहा हूँ और आपकी दुकान नंबर 55 है, आपके इतने कार्ड हैं, ये उसने दी और आपकी जो शिकायत है 10-15 लोगों ने कर रखी। मैंने कहा साहब उनसे कार्ड लो, जब हम राशन ठीक बांट रहे हो। उसने कहा कि आप निःशुल्क के साथ क्या बांट रहे हो। मैंने कहा जी
1 किलो अरहर की दाल बट रही है निःशुल्क के साथ में, और साहब हम APL का राशन बांट रहे हैं। 10 किलो गेहूँ 86 रुपये का, और 11 रुपये किलो 15 किलो चावल दे रहे हैं। तो उसने जो था फिर कहा कि भाई आपकी शिकायत में आपकी शिकायत दाब दूंगा और आप जो है 25,000 का इंतज़ाम कर लो। डीलरों के द्वारा मुझे कंप्लेन की गई है कि किसी अज्ञात नंबर से आगत है उनको पैसे की मांग की जा रही है, और पैसे ना देने की उसमें उनके ऊपर किसी कार्रवाई का उन्हें धमकाया जा रहा है। तो इसी संबंध में आज ये राशन डीलर यहाँ आए हुए हैं कोतवाली में एक कंप्लेन लेकर कि उनको किसी अज्ञात नंबर से किसी व्यक्ति द्वारा 25,000 रुपये कुछ की जो कि संज्ञान में आया मेरे 25,000 रुपये द्वारा मांगे जा रहे हैं, और इसमें उनके द्वारा अकाउंट नंबर भी दिया गया है। अब इसमें हमने अभी इनकी तरफ से एक शिकायत डाल रहे हैं, फिर इसमें देखते हैं कि क्या जांच होके क्या निकल के आता है। और ज़्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं रुड़की से। अरशद, ये पूरा मामला किस तरह से और क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई हो पाई है? क्या पता लग पाया है कि किस नंबर से ये कॉल आई थी और ये लोग कौन हैं? देखिए, आपको बता दूं कि बड़ा गंभीर मामला एक तरह से निकल कर आता है कि जो राशन डीलर हैं उनको कॉल की जाती है और बिल्कुल एग्जैक्ट उनको बात बताई जाती है कि तुम्हारे पास इतने राशन है और तुम हमें 25,000 रुपये दे दो। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट या सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम लिया जाता है, तो कहा जाता है कि ये रकम अगर नहीं देते तो तुम पर कार्रवाई होगी, और अगर आप ये रकम दे देते हो तो आपकी कार्रवाई को रफा दफा कर दिया जाएगा। तो बड़ा मामला कहीं ना कहीं उभर कर ये सामने आ रहा है। इस मामले में जो SMI के पास पहुंचे तमाम राशन डीलर, और उन्होंने फिर कोतवाली में तहरीर दी। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस ने तमाम नंबर जो जिनसे फोन किया जा रहा था उनको ट्रेस करने के लिए लगा दिया है, और अकाउंट नंबर की भी जांच पड़ताल की जा रही है जो कि उनको दिया गया था। अरशद, कितने ऐसे राशन डीलर हैं जिनके पास इस तरह के कॉल आए थे, ब्लैकमेल किया गया था? आपको मैं बता दूं कि मंगलौर क्षेत्र में 104 राशन डीलर हैं, जिनमें से 4 लोगों को इस तरह की कॉल की गई और अलग अलग नंबरों से कॉल की गई। इसके बाद ये लोग परेशान हो गए और इन्होंने आखिरकार SMI साहब से अपनी इस मामले में गुहार लगाई, जिसके बाद SMI इनको लेकर कोतवाली गए और पुलिस के समक्ष सारी बात रखी गई। पुलिस का कहना है कि अभी जो नंबर जिनसे कॉल की गई थी उनको ट्रेसिंग पर लगा दिया गया है, और जो अकाउंट नंबर दिया गया है उस पर भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, आप बने रहिए मेरे साथ अरशद, जल्द आपका रुख करेंगे। तो रुड़की का ही पूरा मामला है जहां पर राशन डीलरों से 25,000 रुपये मांगे जा रहे थे। ब्लैकमेलर द्वारा ये कॉल आया, और सिर्फ एक नहीं 4 ऐसे राशन डीलर हैं जो शिकायत लेकर पहुंचे हैं। धोखाधड़ी का प्रयास उनसे हो रहा है, ऐसा उन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों के आने का सिलसिला अब लगातार जारी है। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले नारसान बॉर्डर पर जहां पहले 250 यात्रियों को लाया गया, वहीं आज फिर 107 प्रवासियों को उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से टिहरी और चमोली के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर झबरेड़ा विधायक देसराज कर्णवाल ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। विधायक देसराज कर्णवाल ने बताया कि केंद्र सरकार देश में हर जगह फंसे हुए यात्रियों को उनके घर पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है, जो कि हर प्रदेश की सरकार अपने खर्च पर इन प्रवासियों को उनके घरों तक पहुँचाने का काम कर रही है। तो रुड़की में प्रवासी कामगारों के वापस आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी 107 प्रवासी कामगार नारसन बॉर्डर पहुंचे। और ज़्यादा जब अपडेट के साथ मेरे सहयोगी अरशद मेरे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पे। अरशद, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि जितने भी जो उत्तराखंड के प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर फंसे हुए हैं उन्हें लाया जाए। हाँ, बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिन मजदूरों ने या जिन लोगों ने उत्तराखंड की दी गई वेबसाइट पर आवेदन किया है, उनको चिन्हित करके अलग अलग जगहों से लाया जा रहा है। आज भी गुरुग्राम से जो 107 यात्रियों को नारसन बॉर्डर पर लाया गया, और जो झबरेड़ा के विधायक कर्णवाल हैं उन्होंने उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि चमोली के जो यात्री थे उनको हरिद्वार में अभी रोका गया है, क्योंकि पहाड़ों में अभी मौसम खराब की जो है खबर आ रही थी, जिसको लेकर इन्हें अभी
फिलहाल यहाँ पर रोका गया। पर कहीं ना कहीं अगर यात्रियों की बात करें तो उनका यही कहना है कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, खाना पानी सब चीज की हमारी व्यवस्था की गई है और इसी के चलते उनमें काफी हर्ष भी देखा गया कि वो अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। बस। बिल्कुल अर्शद, अगर बात की जाए जो दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूर हैं जो उत्तराखंड में काम कर रहे थे, क्या उन्हें वापस भेजने की तैयारी भी उत्तराखंड सरकार कर रही है? हाँ बिल्कुल, जितने आवेदन सरकार को मिले हैं उन पर काम किया जा रहा है और संबंधित अधिकारियों से इस मामले में एक मीटिंग भी की गई है, जिसके चलते रुड़की की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसडीएम लगातार इस मामले में प्रयासरत है और वो नारसन बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से इन लोगों के जो परिवहन के अधिकारी हैं उनको भी अवगत करा रहे हैं और परिवहन अधिकारी से गाड़ियां मंगा रहे हैं। हालांकि 6 गाड़ी भी कल भी मंगाई गई थी और आज भी यहाँ पर गाड़ियां मंगाई जा रही हैं और उन्हीं के द्वारा इन लोगों को अपनी अपनी जगहों पर भेजा जा रहा है। बिल्कुल अर्शद, अगर बात की जाए इतनी संख्या में मजदूर आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट है और क्या तैयारियां हैं? देखिए, आपको बता दूं कि स्वास्थ्य नारसन बॉर्डर पे पूरी तरह से अलर्ट है और जितने भी प्रवासी यहाँ पर आ रहे हैं सभी का चेकअप किया जा रहा है, उसके बाद उन्हें उनके घरों की तरफ रवाना किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्शद तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुड़की में आज भी 107 प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं जिन्हें उनके गंतव्य के लिए बसों द्वारा रवाना किया जा रहा है। ऊधम सिंह नगर में एक बार फिर 4 और कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। अब जिले में कोरोना संक्रमित की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। चारों नए मरीज अन्य प्रदेश से लौटकर आए थे, जिनमें से एक मरीज अल्मोड़ा का रहने वाला है जबकि 3 मरीज ऊधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। नए कोरोना मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। चारों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। तो ऊधम सिंह नगर में 4 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये लोग वही हैं जो दूसरे राज्यों से लौटे थे। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। उनकी क्या हिस्ट्री रही है, वो कहाँ से आए हैं, कितने लोग उनके साथ आए हैं, इन सभी बातों की जांच की जा रही है। ऊधम सिंह नगर में मिले 4 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में से 2 मरीज गदरपुर के संजय नगर गांव के हैं। संक्रमित मरीज डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 3 लोग ऑटो में ऊधम सिंह नगर के पुलभट्टा से ऊधम सिंह नगर की तरफ आ रहे थे। तभी बॉर्डर में उत्तराखंड पुलिस ने तीनों को क्वारंटाइन के लिए ऊधम सिंह नगर के जिला चिकित्सालय भेज दिया। जांच चिकित्सकों ने जांच के उपरांत गदरपुर के 2 जनों को चिकित्सालय से छुट्टी दे दी। इस दौरान संक्रमित मरीजों के परिजनों ने कहा है कि जब डॉक्टर ने जांच की तो मरीज को घर छोड़ने की बात की गई तो डॉक्टर की यहां पर लापरवाही है। यानी कि जो मरीज ने घर छोड़ने की बात की गई तो उसने जांच के बहाने उसे लापरवाही करते हुए घर छोड़ दिया है। ऊधम सिंह नगर का एक पूरा मामला है जहां पर कोरोना संक्रमित लगातार डॉक्टर्स पर आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर पर यह आरोप लगाया है कि जब उन्होंने जांच की बात कही है तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें घर भेज दिया गया है, उनकी जांच नहीं की गई है। और जैसे ही हमें पता चला कि महतो क्षेत्र के 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है तो हमारे द्वारा तत्काल चिकित्सकों की टीम ले जा कर के और उनके संपर्क में आए कुल 7 व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से जो है चिकित्सालय भिजवाया जा रहा है। और उसके बाद मेरा क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से आए तो उसकी सूचना तत्काल थाना पुलिस को दें। सूचनाओं को छुपाएं ना और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं भी पुलिस वाला है। यदि कोई सूचना है तो हमसे शेयर करें, हम तत्काल कार्रवाई जो अपेक्षित होगी। रुड़की क्षेत्र में अचानक मौसम में भारी तब्दीली आई है। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी, जिसके बाद भीषण बारिश हुई है जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अब बारिश का मौसम कब तक रहेगा ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो रुड़की में रोजाना मौसम बदल रहा है, कभी तेज आंधी आती है, कभी बारिश हो रही है तो कभी ओलावृष्टि भी हो रही है, जिसकी वजह से आम जनता तो परेशान है ही साथ किसान भी बेहद परेशान है। क्योंकि किसान की जहां एक तरफ गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है तो दूसरी तरफ बागवानी की फसलें भी उनकी बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं रुड़की की।
यहाँ पर तेज़ आंधी तूफान हो रहा है और जिसके बाद यहाँ पर बारिश भी हुई है कई इलाकों में। मौसम में अचानक तब्दीली आई और आपको दिखा दूं मैं किस तरह से काले बादल हो गए। देख सकते हैं कि दिन में ही एक बार रात का नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम अचानक बदला है और लोगों को इससे काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का फ़िलहाल मौसम हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार मौसम कब तक बदलता है और कितनी बारिश होती है, क्योंकि फ़िलहाल हवा चल रही है और काली घटाएं आसमान में छाई हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बारिश कब होती है और कब तक ये बारिश का दौर चलता है। मैं अर्शद हुसैन। जहां लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में बिहार के लगभग 100 मजदूरों की घर वापसी की गई है। जहां चीनी मिल प्रशासन की ओर से 97 कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के बाद बिहार स्थित उनके घरों के लिए रवाना किया गया है, जिसको लेकर सभी के चेहरों पर खुशी की लहर है। वहीं इन प्रवासी मजदूरों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि इन्हें घर वापसी का कोई खर्चा नहीं दिया गया है और 2525 रुपये मजदूरों को वहन करना पड़ा है। जो हमारी बाजपुर कोऑपरेटिव शुगर मिल है, ये अक्टूबर-नवंबर में प्रारंभ होती है। तो इसमें कई सामयिक मज़दूर जो उत्तर प्रदेश और बिहार से भी आते हैं। इसी क्रम में लगभग 97 मज़दूर ऐसे हैं जो बिहार से यहाँ पर आए थे और लॉकडाउन के बाद से वो यहीं पर रह रहे थे। उत्तर प्रदेश के भी कई मज़दूर थे, तो इसको हमने एज ए क्वारंटीन सेंटर डेवलप किया था और उसके बाद इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करके फिर उन्हें बाकायदा एक सर्टिफिकेट देके आज इनको यहाँ से 97 मजदूरों को बिहार के लिए। पौड़ी में एक युवती ने खुदकुशी कर ली। युवती 3 वर्ष पहले गांव के समीप गिरकर चोटिल हो गई थी। इससे उसके पैरों और कमर में दर्द रहता था, जिसका उपचार गुड़गांव के अस्पताल में चल रहा था। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। मृतक युवती की मां की 3 साल पहले मौत हो चुकी है। पौड़ी का एक पूरा मामला है, जहाँ पर एक युवती ने आत्महत्या कर ली है। शारीरिक परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बीमार थी और इसका उपचार भी गुड़गांव में चल रहा था, जिसके बाद इसने तंग आकर आत्महत्या कर ली है। बताया भी जा रहा है कि जिस वक्त आत्महत्या की गई घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। यही नहीं, केदारनाथ के रावल का गर्भगृह में पूजा करते हुए भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी चौतरफा निंदा की जा रही है। वहीं मंदिर समिति में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं संत समाज, तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति के पूर्व उपाध्यक्ष ने इसे परंपराओं को तोड़ने वाला गंभीर मुद्दा मानते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद प्रशासन ने वहां केवल परंपराओं के निर्वहन के लिए पूजा की अनुमति दी थी। लॉकडाउन के कारण जिला प्रशासन के अनुसार किसी भी भक्त को बाबा केदारनाथ या मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। केवल वही लोग केदारनाथ में पूजा अर्चना कर सकते थे जिन 16 लोगों को वहां जाने की अनुमति मिली थी। लेकिन उसके बाद भी यहां पर पूजा करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद यहां काफ़ी साधु संत नाराज नजर आ रहे हैं। मंदिर प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। संत समाज इसकी कड़ी निंदा करता है। संत समाज इस वीडियो की कड़ी निंदा करता है, क्योंकि ये जो है सनातन धर्म के खिलाफ है। मंदिर के गर्भगृह में महामहिम रावल जी के साथ इस प्रकार से वीडियो का खींचना, फोटो को खींचना, ये जो है धर्म पे आघात है। और इसमें संत समाज, संपूर्ण संत समाज जो है यहाँ पे उत्तराखंड में क्या करता है, इसका विरोध करता है। देखिए, मैं केदारनाथ का तीर्थ पुरोहित भी हूँ और केदारनाथ का तीर्थ पुरोहित होने के नाते ये जो मर्यादाएं हैं हमारे भगवान केदारनाथ के प्रति, 12 ज्योतिर्लिंग में एक भगवान केदारनाथ को माना जाता है और इसकी जो परंपराएं हैं, आज तक मेरी उम्र में मैंने आज तक वहाँ का कोई भी फोटो
वीडियो तो बहुत बड़ी बात है, मैंने फोटो तक नहीं देखी है। लिंग के अंदर लिंग की कोई फोटो खींचे और उस लिंग की फोटो को वायरल करे। केदारनाथ का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उनको सरकारी तौर पर दी गई है, जिसकी उनको तनख्वाह मिलती है, और इस प्रकार वो बैठ रखे हैं और उनका वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जिसने भी यह वीडियो बनाया है उस वीडियो को पूरा उसकी पड़ताल होनी चाहिए और पड़ताल के उपरांत उस पर सूचना प्रौद्योगिकी का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो भविष्य में वायरल न हो और इससे लोगों की श्रद्धा निश्चित ही घटेगी। गर्भगृह का वीडियो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में गर्भगृह में पूजा करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, आप देख सकते हैं मंदिर प्रशासन में, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। चारों ओर साधु संत समाज के जो लोग हैं वो निंदा कर रहे हैं, क्योंकि आज तक एक फ़ोटो भी इसकी वायरल नहीं हुई थी, लेकिन अब वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। पूजा करते हुए और ज्योतिर्लिंग की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिससे काफ़ी नाराज़गी साधु संत समाज के लोगों में दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को ही केदारनाथ के कपाट खुले हैं और प्रशासन की तरफ से अनुमति दी गई थी कि सिर्फ 16 लोग यहां पर पूजा अर्चना कर सकते हैं, जो मंदिर समिति के हैं। उसके अलावा कोई भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता लॉकडाउन की वजह से। लेकिन उसके बाद भी इस तरह से वीडियो वायरल होना कहीं ना कहीं लापरवाही है। उधर रुद्रपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, मारपीट और फायरिंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 मई को मारपीट की वारदात हुई थी, आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो मामला गिरधरपुर में मारपीट और फायरिंग के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 4 मई की रात मलसा गिरधरपुर निवासी बंदर लाल खुराना और उसके बेटे गगन ने मारपीट की गई थी और साथ ही साथ फायरिंग भी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था, साथ ही हमलावरों की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं रविवार को पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी शाहिद खान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद, ये पूरा मामला कब का है और किस तरह से है? काजल, बताना चाहूंगा 4 मई की रात को ये मलसा गिरधरपुर के अंदर कुछ लोगों के द्वारा मारपीट हो गई थी और वहां पे साथ ही साथ फायरिंग की गई थी। तो फायरिंग में जो 7 लोगों के नाम से तहरीर दी गई थी, उसी को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही थी। तो आज रविवार को सुबह 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन लोगों के साथ पूछताछ की जा रही है। शायद किस बात को लेकर ये मारपीट हुई थी और ऐसी क्या बात थी कि फायरिंग तक हुई है इस पूरे मामले में? काजल, बताना चाहूंगा ये वही दोनों जो पक्ष हैं ये उसी गांव में रहते थे। किसी बात को लेकर इन लोगों में आपस में विवाद हो गया था। तो विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में लोगों को एक दूसरे पे गोली तक चलाना पड़ी। उसी को लेकर जब बाद में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज भेड़ जी भी अपने गाँव गए थे और उनपे भी लॉकडाउन का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। शायद जो बाकी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी? पुलिस की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया? जी, पुलिस के द्वारा जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं इनकी जो है इनसे पूछताछ की जा रही है। उसके साथ इनसे जो मतलब इन लोगों से बात हुई थी और इनकी जो सर्विलांस के थ्रू जो लोग इनके संपर्क में थे उनसे पूछताछ की जा रही है और पुलिस का कहना है जल्द बाकी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शाहिद। तो 4 मई को मारपीट की वारदात हुई थी रुद्रपुर में। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।